चैप्टर 25 स्वतंत्रता एवं विभाजन। चीजें तीव्र गति से 1947 में बदलने लगी। ऐसा लगा मानो कि ब्रिटेन शीघ्रातिशीघ्र भारत, जो कभी उसकी सबसे बेहद संपत्ति थी, से छुटकारा पाने के लिए सबसे अधिक उत्सुक था। हालांकि फरवरी में इटली द्वारा दिए गए वक्तव्य से अगस्त में भारत के स्वतंत्र होने तक यह केवल 7 महीनों की बात थी। दुर्भाग्यवश भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति की कीमत विभाजन के नरसंहार से चुकानी पड़ी। इटली की घोषणा। क्लीमेंट इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सभी ओर से समस्याओं से घृणा महसूस करते हुए 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ने की ब्रिटिश मंशा को जाहिर किया। इटली की घोषणा के प्रमुख बिंदु। अंग्रेज सरकार 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप देगी। यदि इस तिथि तक संविधान नहीं बन सका तो उस स्थिति में ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार यह विचार करेगी कि निश्चित तिथि को ब्रिटिश शासित भारत की केंद्रीय सरकार की सत्ता किसको सौंपी जाए। क्या ब्रिटिश भारत की केंद्रीय सरकार के किसी रूप को अथवा कुछ भागों में वर्तमान प्रांतीय सरकारों को अथवा किसी अन्य ढंग से जो संवैधानिक न्यायसंगत एवं भारतीयों के सर्वाधिक हित में हो सत्ता दी जाए। लॉर्ड बेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया जाएगा। इटली की उपयुक्त घोषणा में पाकिस्तान के निर्माण का भाव निहित था। साथ ही यह घोषणा राज्यों के बाल्कनीकरण एवं क्रिप्स प्रस्ताव के समर्थन का आभार दे रही थी। सरकार ने सत्ता हस्तांतरण हेतु तिथि निर्धारित, क्योंकि सरकार को आशा थी कि सत्ता हस्तांतरण के लिए तिथि निर्धारित करने पर भारत के राजनीतिक दल मुख्य समस्या के समाधान हेतु सहमत हो जाएंगे। सरकार तत्कालीन संवैधानिक संकट को टालना चाहती थी। सरकार को उम्मीद थी कि वह भारतीयों को ब्रिटिश गंभीरता को लेकर विवस्त कर लेगी। सरकार इस बात को स्वीकार कर चुकी थी कि भारत से उसकी वापसी तथा भारतवासियों को सत्ता हस्तांतरण अपरिहार्य हो चुका है। कांग्रेस का रुख। कांग्रेस ने स्वायत्तशासी उपनिवेशों को सत्ता हस्तांतरित करने की योजना को इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि इससे भारत के अधिक विखंडित होने की संभावना समाप्त हो गई। इस योजना में प्रांतों एवं देशी रियासतों को अलग से स्वतंत्रता देने का कोई प्रावधान नहीं था। साथ ही तत्कालीन प्रांतीय व्यवस्थाओं स्वयं अपने क्षेत्रों के लिए संविधान का निर्माण कर सकती थी तथा इससे गतिरोध को समाप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद थी। लेकिन शीघ्र ही मुस्लिम लीग के प्रयासों के कांग्रेस की यह उम्मीद धूसरित हो गई। लीग ने पंजाब की गठबंधन सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया तथा समझौते की संभावनाएं नगण्य दिखने लगी। स्वतंत्रता एवं विभाजन। 1947 के प्रारंभ में सांप्रदायिक दंगों की मांग में झुलस रहे देश तथा कांग्रेस एवं लीग के मध्य बढ़ते गतिरोध के कारण भारतीय राष्ट्रवादी विभाजन के उस दुखद एवं ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में सोचने को विवश हो गए जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण मांग बंगाल एवं पंजाब के हिंदू एवं सिख समुदाय की ओर से उठाई गई। इसका प्रमुख कारण यह था कि यह समुदाय समूहीकरण की अनिवार्यता के कारण इस बात से चिंतित था उसे कहीं पाकिस्तान में सम्मिलित न होना पड़े। बंगाल में हिंदू महासभा ने पश्चिम बंगाल के रूप में एक पृथक हिंदू राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। 10 मार्च 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वर्तमान समस्या के समाधान का सर्वोत्तम उपाय यह है कि कैबिनेट मिशन पंजाब एवं बंगाल का विभाजन कर दे। अप्रैल 1947 में भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ने वायसराय को लिखा कि युद्ध से बेहतर यह है कि हम उनकी पाकिस्तान की मांग को मान लें, किंतु यह तभी संभव होगा जब आप पंजाब और बंगाल का ईमानदारी पूर्वक विभाजन करें। माउंटबेटन वायसराय के रूप में। लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पूर्ववर्ती वायसरायों की तुलना में निर्णय लेने में ज्यादा त्वरित एवं निर्णायक सिद्ध हुए, क्योंकि उन्हें निर्णय लेने के ज्यादा एवं अनौपचारिक अधिकार प्रदान किए गए थे। साथ ही उन्हें ब्रिटिश सरकार के इस दृढ़ निर्णय से भी काफी सहायता मिली कि जितनी जल्दी हो सके भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। उनका प्रमुख कार्य यह था कि अक्टूबर 1947 से पहले वे इस बात का पता लगाएं कि भारत में एकता या विभाजन दोनों में से क्या होना है, और इसके पश्चात उनका उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार को इस बात से अवगत कराना है कि
भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण किस प्रकार किया जाएगा तथा उनका स्वरूप क्या होगा। माउंटबेटन के आने से पूर्व ही भारतीय परिस्थितियां निर्णायक मोड़ लेने लगी थी। इससे भी माउंटबेटन को परिस्थितियों को समझाने तथा निर्णय लेने में मदद मिली। कैबिनेट मिशन निष्फल प्रयास के रूप में सामने आया तथा जिन्ना इस बात पर दृढ़तापूर्वक अड़े हुए थे कि पाकिस्तान से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन के वायसराय बनकर आने के पूर्व ही भारत ने विभाजन के साथ स्वतंत्रता का फार्मूला भारतीय नेताओं द्वारा लगभग स्वीकार कर लिया गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की। इसे माउंटबेटन योजना के साथ ही 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य बिंदु माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पंजाब और बंगाल में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए और उसमें कोई भी पक्ष यदि प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। सिंध इस संबंध में अपना निर्णय स्वयं लेगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। योजना में कांग्रेस की भारत की एकता की मांग को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की गई। नम्रता भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। उन्हें या तो भारत में या पाकिस्तान में सम्मिलित होना होगा। भारत को स्वतंत्रता देने से मना कर दिया गया। बंगाल को स्वतंत्रता देने से मना कर दिया गया। हैदराबाद की पाकिस्तान में सम्मिलित होने की मांग अस्वीकृत कर दी गई। इस मांग के संबंध में माउंटबेटन ने कांग्रेस का पूर्ण समर्थन किया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेट के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा और यदि विभाजन की गतिरोध उत्पन्न हुए तो एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया तथा भारत का 2 डोमिनियनों भारत एवं पाकिस्तान की विभाजन कर दिया गया। इस योजना से जहां मुस्लिम लीग की बहुप्रतीक्षित पाकिस्तान के निर्माण की मांग पूरी हो गई, वहीं योजना के कांग्रेस की इस मांग का भी पूरा ध्यान रखा गया कि यथासंभव पाकिस्तान का भौगोलिक क्षेत्र छोटे से छोटा हो। कांग्रेस के डोमिनियन का दर्जा क्यों स्वीकार किया? कांग्रेस ने डोमिनियन का दर्जा क्यों स्वीकार किया? लाहौर अधिवेशन 1929 की भावना के विरुद्ध कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा स्वीकार किया क्योंकि इससे शांतिपूर्ण एवं त्वरित सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित हो गई। देश की तत्कालीन विस्फोटक परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था कि कांग्रेस जल्द से जल्द शासन की शक्तियां प्राप्त करे। देश में प्रशासनिक एवं सैन्य ढांचे की निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी यह अनिवार्य था। भारत द्वारा डोमिनियन स्टेट का दर्जा स्वीकार किए जाने से ब्रिटेन को उसे राष्ट्रमंडल में शामिल करने का अवसर मिल गया। इससे ब्रिटेन की यह चिर प्रतीक्षित इच्छा पूरी हो गई। यद्यपि भले ही यह अस्थायी था तथा ब्रिटेन को विश्वास था कि भारत के राष्ट्रमंडल में आ जाने से उसे आर्थिक सुदृढ़ता तथा रचनात्मक शक्ति मिलेगी तथा भारत में उसके निवेश के नए द्वार खुलेंगे। समय पूर्व तिथि निर्धारण के कारण 15 अगस्त 1947 ब्रिटेन डोमिनियन स्टेट्स के मुद्दे पर कांग्रेस की स्वीकृति चाहता था। इसके साथ ही वह उस समय हो रहे भीषण सांप्रदायिक दंगों की जिम्मेदारी से भी बचना चाहता था। योजना यह थी कि जैसे ही डोमिनियन स्टेट के लिए कांग्रेस की स्वीकृति मिले, योजना को तुरंत बिना किसी विलंब के क्रियान्वित कर दिया जाए। इस योजना के अनुसार सीमांत प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा यह तय होना था कि वह भारत में सम्मिलित होगा या पाकिस्तान में। इस प्रकार असम के मुस्लिम बहुसंख्यक सिलहट जिले में भी जनमत संग्रह द्वारा यह निश्चय होना था कि वह भारत में सम्मिलित होगा या पूर्वी बंगाल में। पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं को 2 भागों में एक में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेश के प्रतिनिधि तथा दूसरे में शेष अन्य प्रतिनिधियों को यह निश्चित करना था कि प्रांतों का विभाजन हो या नहीं। जैसा कि उम्मीद थी कि दोनों प्रांतों के हिंदू बहुसंख्यक प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने यह निश्चय किया कि प्रांतों का विभाजन हो। पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब ने यह तय किया कि वे पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे, जबकि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब ने यह तय किया कि वे भारत में सम्मिलित होंगे। सिलहट और सीमांत प्रांत का जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आया। बलूचिस्तान एवं सिंध में जनमत ने भारी बहुमत से पाकिस्तान में सम्मिलित होने की इच्छा जताई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का विशेष महत्व है। इसका निर्णायक महत्व इस दृष्टि से है कि इसने भारत में एक नवीन युग की शुरुआत की। वस्तुतः ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह अंतिम अधिनियम था। इसके पश्चात स्वतंत्र भारत का अपना संवैधानिक इतिहास प्रारंभ होता है। वास्तव में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वयं में कोई मौलिक कृत्य न था। इसके द्वारा माउंटबेटन की योजना को ही प्रभावी बनाया गया था। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन की नियुक्ति का उद्देश्य भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को मूर्त रूप देना था। माउंटबेटन ने प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों में एक ममता का ध्येय प्राप्त कर अपनी योजना का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप में वैधानिक रूप से प्रदान करने के ध्येय से ब्रिटिश सरकार ने औपचारिकता पूरी करने हेतु कदम उठाया। इसी के प्रयास स्वरूप प्रधानमंत्री एटली ने माउंटबेटन योजना को विधेयक के रूप में 15 जुलाई 1947 को कॉमन सभा में तथा 16 जुलाई को लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किया। शीघ्र ही 18 जुलाई 1947 को इसके पारित होने के बाद इस पर शाही हस्ताक्षर हो गए। यही विधेयक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना गया। वस्तुतः इस अधिनियम द्वारा 3 जून 1947 की योजना को ही वैधानिक रूप प्रदान किया गया था। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान थे। भारतीय उपमहाद्वीप के 2 उपनिवेशों भारतीय संघ तथा पाकिस्तान में बांट दिया गया। भारतीय संघ या हिंदुस्तान प्रदेश में वे सभी प्रदेश सम्मिलित किए जाएंगे सिवाय उन प्रदेशों के जो अब पाकिस्तान कहलाएगा। पाकिस्तान के प्रदेश में सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल सम्मिलित होंगे। इसमें अंतिम 2 प्रांतों की सुनिश्चित सीमाओं का निर्धारण एक सीमा आयोग जनमत तथा निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। उन समस्त संधियों की समाप्त की जाएगी व अनुबंध रद्द समझे जाएंगे जो महामहिम की सरकार तथा भारतीय नरेशों के मध्य हुए थे। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर जनरल होगा जो महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह इस राज्य की सरकार के प्रयोजन के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा। इसमें यह भी प्रावधान था कि यदि दोनों राज्य चाहे तो वही व्यक्ति इन दोनों राज्यों का गवर्नर जनरल रह सकता है। भारतीय तथा पाकिस्तान के विधानमंडलों को कुछ विषयों पर कानून निर्माण का पूर्ण अधिकार दिया गया अपने राज्यों के संबंध में इत्यादि। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत तथा पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद के क्षेत्राधिकार की समाप्ति। इस अवधि के उपरांत महामहिम की सरकार ब्रिटिश सरकार के शासन अथवा उसकी रक्षा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। भारत सरकार अधिनियम 1935 तब तक यथासंभव इन दोनों राज्यों का शासन चलाने में सहायता देगा जब तक कि नए संविधान प्रत्येक राज्य द्वारा अपना नहीं लिए जाते। आवश्यकता पड़ने पर अधिनियम परिवर्तित भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक होगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 को क्रियान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल को आवश्यक शक्तियां दी गईं। भारत सचिव द्वारा नियुक्त उन पदाधिकारियों को पूर्ण सुरक्षा दी गई जो इन राज्यों की सेवा में लगे हुए थे। भविष्य में ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति के अधिकार से भारत सचिव वंचित था। गवर्नर जनरल इस बात की आज्ञा दे सकता था कि महामहिम की भारतीय सेना का दोनों राज्यों में बंटवारा होगा। साथ ही विभाजन कार्य की पूर्णता तक गवर्नर जनरल ही सेना की कमान तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। दोनों ही राज्य अपनी अपनी सीमा में आई सेना के शासन के लिए पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। भारत सचिव तथा भारत गृह लेखा आयुक्त के कार्य को बनाए रखने के लिए भी संक्रमणीय प्रावधान बनाए गए। यह अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहलाया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियनों भारत तथा पाकिस्तान में बांट दिया गया। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने, किंतु भारत के नए माउंटबेटन को ही सागरे गवर्नर जनरल बने रहने को कहा गया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा विभाजन के साथ भारत की स्वतंत्रता घोषित कर दी गई। अंग्रेजों की जल्द वापसी के निर्णय से उत्पन्न समस्याएं। अंग्रेजों की भारत से शीघ्र वापसी तथा भारतीयों को जल्द सत्ता हस्तांतरण करने के निर्णय से अनेक समस्याएं भी खड़ी हो गईं। इससे विभाजन के संबंध में सुनिश्चित योजना बनाने की रणनीति गड़बड़ा गई तथा यह पंजाब में व्यापक नरसंहार को रोकने में असफल रही, क्योंकि विभाजन की योजना के संबंध में एक सुनिश्चित एवं दूरदर्शितापूर्ण रणनीति का अभाव था। साथ ही यह योजना भी नहीं बनाई गई थी कि विभाजनोपरांत उत्पन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा। माउंटबेटन
यह मानकर चल रहे थे कि उन्हें भारत एवं पाकिस्तान दोनों का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, जिससे वे विभाजन उपरांत उत्पन्न समस्याओं को हल कर लेंगे। लेकिन जिन्ना पाकिस्तान का गवर्नर जनरल पद स्वयं संभालना चाहते थे। सीमा आयोग रेडक्लिफ की अध्यक्षता में की घोषणा करने में अनावश्यक देरी हो गई। यद्यपि इस संबंध में निर्णय 12 अगस्त 1947 को ही लिया जा चुका था तथा माउंटबेटन ने इसे 15 अगस्त 1947 को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। इसके पीछे उनकी यह सोच थी कि इससे सरकार किसी भी प्रकार की विपरीत घटना होने पर उनकी जिम्मेदारी से बच जाएगी। राज्यों का एकीकरण। वर्ष 1946-47 के दौरान राज्यों के विभिन्न जन आंदोलन उठ खड़े हुए, जिसमें लोगों ने अधिक राजनीतिक अधिकार तथा संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग की। 1945 में उदयपुर में तथा 1947 में ग्वालियर में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। उन्होंने घोषणा की कि जो राज्य संविधान सभा में सम्मिलित होने से इनकार करेंगे उनसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। जुलाई 1947 में वल्लभ भाई पटेल को नए राज्यों के विभाग का दायित्व सौंपा गया। श्री पटेल के नेतृत्व में 2 चरणों में विभिन्न राज्यों को भारत में सम्मिलित करने का कार्य किया गया। इसके लिए पटेल ने दूरदर्शितापूर्ण सामंजस्य, जनता के दबाव एवं धमकी तीनों युक्तियों का सहारा लिया। प्रथम चरण 15 अगस्त 1947 तक कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़ को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने भारत में सम्मिलित होने के विलय पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ये सभी राज्य अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ मानकर सम्मिलित हो गए। देशी रियासतों के शासक विलय पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए आसानी से तैयार हो गए, क्योंकि उनके सम्मुख इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था। इन 3 प्रमुख मामलों का दायित्व भारत की सरकार द्वारा ले जाने से वे लगभग निश्चित हो गए तथा आंतरिक राजनैतिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। 15 अगस्त 1947 तक 136 देशी रियासतें भारत में सम्मिलित हो चुकी थी। कश्मीर ने 26 अक्टूबर 1947 को तथा हैदराबाद एवं जूनागढ़ ने 1948 में विलय पत्रों पर हस्ताक्षर किए। द्वितीय चरण। बहुत सी छोटी-छोटी रियासतें जो आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में अलग-अलग नहीं हो सकती थी, संलग्न प्रांतों में विलय कर दी गई। जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की 39 रियासतें या तो मध्य प्रांत या उड़ीसा में मिला दी गईं, या फिर गुजरात की रियासतों को बॉम्बे प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया। इन रियासतों के विलय का एक अन्य रूप उन्हें ऐसी इकाइयों के रूप में गठित करना था जिनका प्रशासन केंद्र द्वारा चलाया जाए। इस श्रेणी में विंध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बिलासपुर, भोपाल और कच्छ की रियासतें थीं। एक अन्य प्रकार का विलय राज्य संघों का गठन करना था। इस प्रकार काठियावाड़ की संयुक्त रियासतें, मध्य प्रांत की रियासतें, मध्य भारत एवं विंध्य प्रदेश के संघ, पूर्वी पंजाब रियासती संघ और पटियाला, राजस्थान, कोचीन एवं त्रावणकोर की संयुक्त रियासतें अस्तित्व में आई। इस चरण को पूरा करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा। देशी रियासतों को विलय के लिए राजी करने हेतु राजाओं को अनेक रियासतें दी गईं। रजवाड़ों को विशेषाधिकार प्रीवीपर्स प्रदान किए गए तथा अनेक राजाओं को राज्यपाल एवं राज प्रमुख के पद दिए गए। कम समय में देश का इस तीव्र गति से एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक महान उपलब्धि थी। विभाजन की अनिवार्यता। इस मुद्दे पर इतिहासकारों में एक मत का अभाव है तथा इसके संबंध में भिन्न-भिन्न इतिहासकारों ने भिन्न-भिन्न धारणाएं प्रस्तुत की हैं। इस मुद्दे की व्याख्या करते समय विशेषकर भारतीय, पाकिस्तान एवं अंग्रेज इतिहासकारों ने विभाजन को अपने-अपने नजरिए से देखा है तथा अपनी-अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। भारतीय इतिहासकार विभाजन को महान दुर्घटना मानते हैं तथा इसे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति बताते हैं। उनके मतानुसार भारत का विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति तथा मुस्लिम लीग ने एक दूसरे के समानांतर रखते हुए कार्य किया तथा भारतीय उपमहाद्वीपों को विभाजन की त्रासदी झेलने हेतु विवश कर दिया। ये दोनों ही कारक अपने उदय के उपरांत उत्तरोत्तर प्रभावी होते गए तथा इनका अंतिम चरण विभाजन के रूप में सामने आया। इन कारकों की प्रभावोत्पादकता इस बात से भी परिलक्षित होती है कि कांग्रेस जो विभाजन की बिल्कुल विरुद्ध थी, वह भी इन कारकों को निष्प्रभावी न बना सकी तथा उसे भी विभाजन स्वीकार करना पड़ा। कुछ भारतीय इतिहासकार विभाजन के लिए कांग्रेस की नीतियां
नीतियों तथा उनके नेताओं की जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका तर्क है कि यदि कांग्रेस द्वारा स्पष्ट एवं दूरदर्शितापूर्ण नीति हो, अपनाई गई होती तथा मुस्लिम जन समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में समाहित कर लिया गया होता, तो ना ही इसमें सांप्रदायिकता का उद्भव एवं विकास होता और न ही देश को विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ती। पाकिस्तानी इतिहासकार विभाजन को न्यायोचित एवं अनिवार्य मानते हैं। उनके मत से विभाजन ही मुसलमानों के हितों के संरक्षण एवं पोषण का एकमात्र उपाय था। यदि विभाजन नहीं होता तो मुसलमानों की अस्मिता तथा उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र में घुटकर रह जाती। अंग्रेज इतिहासकार एवं पदाधिकारी भी विभाजन के प्रश्न पर भिन्न भिन्न राय प्रस्तुत करते हैं। कुछ उसे उचित तथा कुछ उसे अनुचित मानते हैं, परंतु भले ही इस प्रश्न पर इतिहासकारों की धारणा कुछ भी हो, इतना तय है कि विभाजन का सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व मोहम्मद अली जिन्ना पर था। उन्होंने इस प्रश्न को सुलझाने के बजाय दिनों दिन जटिल बनाया। वे मुसलमानों को इस बात का एहसास कराने में सफल रहे कि वे एक पृथक समुदाय हैं तथा हिंदू बहुसंख्यक भारत में उनके हित कभी सुरक्षित नहीं हो सकते। फलतः मुस्लिम समाज की उन्नति एवं सुदृढ़ता के लिए उनका अलग राष्ट्र में रहना जरूरी है। उन्होंने विभाजन की डोर को इस प्रकार थामा कि वह डोर से रस्सी बन गई तथा अंततः उसने मुस्लिम भावनाओं को इसी रस्सी के अंदर जकड़कर रख दिया। वे दिनों दिन शक्तिशाली होते रहे तथा धीरे धीरे सफलतापूर्वक अपने मूल उद्देश्य की ओर बढ़ते रहे। उन्होंने अंततः एक ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया कि समाधान की सभी संभावनाएं खत्म हो गई तथा देश का विभाजन अपरिहार्य हो गया। यद्यपि विभाजन के लिए जिन्ना एवं उनके कार्यक्रम सर्वाधिक उत्तरदायी थे, तथापि यदि घटनाओं का संतुलित विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि भूल दोनों पक्षों में हुई। इस कार्य में हिंदू महासभा जैसे हिंदूवादी संगठनों ने भी कुछ कम गलत कदम नहीं उठाए तथा उन्होंने भी माहौल को बिगाड़ने में भरपूर योगदान दिया। समय समय पर उन्होंने भेदभावपूर्ण बयान दिए तथा स्थिति को बद से बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि वे ही कुछ संतुलित रुख अपना लेते तो शायद बात बन जाती, परंतु सभी कारकों एवं परिस्थितियों ने मिलकर ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया कि देश को अंततः दो भागों में विभाजित होना पड़ा तथा उसे इस प्रक्रिया की अपूरणीय क्षत झेलनी पड़ी। कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया। कांग्रेस ने इस टाले न जा सकने वाले दुखद विभाजन को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह मुसलमानों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित करने में असफल रही। विभाजन में कांग्रेस के नेतृत्व में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के दो पक्ष उजागर हुए। इस दिशा में कांग्रेस द्वारा दिए गए प्रयासों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। विभिन्न समूहों, वर्गों, समुदायों एवं क्षेत्रों का एक राष्ट्र के रूप में एकीकरण तथा भारत के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। यद्यपि कांग्रेस अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बात करने में सफल रही, वह इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीयों में चेतना जागृत करने तथा जन दबाव बनाने में भी सफल रही, किंतु वह सांप्रदायिक रूप से राष्ट्र का एकीकरण नहीं कर सकी। विशेषतः मुसलमानों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने में तो वह पूर्णतः विफल रही। सत्ता का त्वरित हस्तांतरण ही सांप्रदायिक हिंसा एवं लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही को रोक सकता था। अंतरिम सरकार के कई मुद्दों पर असफल होने से भी पाकिस्तान के निर्माण की धारणा को हवा मिली तथा उनका निर्माण असंभवी दिखाई देने लगा। विभाजन की योजना में देशी रियासतों को स्वतंत्रता देने या अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने से स्पष्ट रूप से इनकार किया गया था। वह राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि उनके स्वतंत्र होने की दिशा में ये देश की एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते थे या एक प्रकार से राष्ट्र का बालकनीकरण था। विभाजन को स्वीकार करना ही मुस्लिम लीग की वर्षों से चली आ रही इस अड़ियलवादी मांग का समाधान था कि पृथक पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। इसके लिए मुस्लिम लीग शुरू से ही प्रयासरत रही थी। लीग की मांग चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती रही। क्रिप्स मिशन 1942 के दौरान मुस्लिम बहुल प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। गांधी जिन्ना वार्ता 1944 के दौरान गांधी जी ने मुस्लिम बहुल प्रांतों के आत्मनिर्धारण को अधिकार को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के पश्चात कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल प्रांतों की पृथक संविधान सभा गठित किए जाने की संभावना को स्वीकार कर लिया। बाद में कांग्रेस ने बिना किसी आपत्ति के अनिवार्य सामूहिकरण के प्रावधान को स्वीकार कर लिया।
दिसंबर 1946 में पाकिस्तान के संबंध में आधिकारिक तौर पर घोषणा मार्च 1947 में की गई। कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव में यह जोर देकर कहा गया कि यदि देश का विभाजन किया गया तो पंजाब एवं बंगाल का भी विभाजन होना चाहिए। 3 जून को योजना के तहत कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार कर लिया। संविधान सभा को स्वायत्तता दिए जाने की दृढ़तापूर्वक मांग करने के साथ ही कांग्रेस ने अनिवार्य समूहीकरण एवं विभाजन की मांग को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों को तभी रोका जा सकता था। विभाजन के संबंध में कांग्रेस की सोच संतुलित नहीं रही। उसके नेताओं द्वारा दिए जा रहे वक्तव्यों में भी यह बात परिलक्षित हो रही थी कि उनमें विभाजन के संबंध में उपयुक्त एवं दूरदर्शितापूर्ण समझ का अभाव है। कांग्रेस विभाजन का बिल्कुल सटीक आकलन करने में भी असफल रही। यह बात समय समय पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा किए गए वक्तव्यों से प्रकट होती है। जैसे नेहरू ने कहा, एक बार अंग्रेजों के बाद भारत से चले जाने पर हिंदू मुस्लिम एकता पुनः स्थापित हो जाएगी तथा संयुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। विभाजन अस्थायी है, विभाजन शांतिपूर्ण होगा। एक बार जब पाकिस्तान का निर्माण हो जाएगा तो लीग के पास लड़ने के लिए क्या बचेगा। 1920 से 1930 के मध्य सांप्रदायिकता का जो स्वरूप था वह 1940 के दशक से भिन्न था। इस दशक में यह पूर्ण रूप से एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना के लिए सिमट कर रह गया था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व सांप्रदायिकता के इस रूप एवं उसकी शक्ति का आकलन करने में विफल रहा। गांधी जी का असमर्थता। इस समय गांधी जी स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे थे, क्योंकि पूरे देश के लोग सांप्रदायिकता के रंग में रंग चुके थे। उन्होंने अत्यंत दुखी मन से विभाजन स्वीकार किया, क्योंकि लोग यही चाहते थे, अतः उनके सम्मुख कोई दूसरा विकल्प नहीं था। भला सांप्रदायिक मानसिकता पर आधारित एक आंदोलन सांप्रदायिकता के विरुद्ध कैसे लड़ सकता था। उन्होंने कांग्रेस के लोगों से आग्रह किया कि वे दिल से विभाजन को स्वीकार न करें। अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर बाध्य करने वाली शक्तियां। वर्ष 1947 में अंग्रेजों ने सत्ता को शक्तियां भारतीयों के हस्तांतरण कर दी तथा भारत छोड़कर चले गए। इसके पीछे अनेक शक्तियां तथा कारकों का सम्मिलित प्रभाव था। ऐतिहासिक उद्देश्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज इतिहासकारों तथा राजनीतिज्ञों ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय स्वैच्छिक था तथा उसने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का निर्णय अपनी ओर से ही लिया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली तथा लेबर पार्टी के प्रमुख लास्की के बयानों के आधार पर इन इतिहासकारों एवं राजनीतिज्ञों ने यह तर्क दिया कि ब्रिटेन ने मानवता के आधार पर भारत को स्वतंत्रता सौंपी थी। उनके अनुसार भारत भेजे जाने वाले विशिष्ट शिष्टमंडल तथा समय समय पर बनाए गए विभिन्न अधिनियम इसी कड़ी का अंग थे। ब्रिटेन ऐसा करके उन ऐतिहासिक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता था, जिसमें शासन के शोषित को सत्ता का हस्तांतरण शक्ति के आधार पर न करके अपने अंतर्मन की भावना के आधार पर किया गया था। साम्राज्यवाद का पतन। प्रथम युद्ध के उपरांत यद्यपि ब्रिटेन के साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विस्तार अवश्य हुआ, लेकिन साथ ही उनके विरोध में विभिन्न शक्तियां अपना सिर भी उठाने लगी थी। खुद ब्रिटेन में साम्राज्यवाद का विरोध होने लगा था। तत्पश्चात विश्व के अन्य लोगों में होने वाली कुछ घटनाओं ने भी साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहित किया। इंग्लैंड में श्रमिक दल के उदय, भारत में असहयोग आंदोलन एवं चीन में कुमिंतांग आंदोलन की सफलता तथा 1917 में रूस की क्रांति ने साम्राज्यवाद पर करारा प्रहार किया। इन सबके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व में साम्राज्यवाद के विरुद्ध आग सुलगने लगी तथा वह पतन की ओर अग्रसर हो गया। दो महान शक्तियों का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात फासीवाद तथा नाजीवाद का पतन हो गया तथा विश्व में दो नई शक्तियों अमेरिका तथा रूस का उदय हुआ। यद्यपि इस युद्ध में ब्रिटेन विविध राष्ट्रों में सम्मिलित था, तथापि युद्धोपरांत वह दूसरे दर्जे की शक्ति रह गया तथा विश्व में ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। युद्ध के पश्चात विश्व में साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की जाने लगी। अब रूस और अमेरिका जो विश्व की प्रमुख ताकतें थी, उन दोनों ही देशों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं का तेजी से प्रसार हो रहा था। इन परिस्थितियों में साम्राज्यवाद की समाप्ति के दिन गिने चुने नजर आने लगे। इंग्लैंड में लेबर पार्टी का उदय। मई 1945 में ब्रिटेन में हुए चुनावों में लेबर पार्टी विजयी रही तथा इटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए। इटली ने सत्ता ग्रहण करते ही यह घोषणा की
कि इंग्लैंड यथाशीघ्र भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देगा तथा अंग्रेज भारत में वापस चले जाएंगे। यद्यपि इटली के इन वक्तव्यों का ब्रिटेन के कंजर्वेटिव नेताओं ने कड़ा विरोध किया, तथापि इटली ने इन आलोचनाओं को नकारते हुए अपना वादा पूरा किया तथा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। भारतीय राष्ट्रवाद को रोकने में अंग्रेजों की विफलता। गांधी जी ने कुशल नेतृत्व एवं उनकी प्रशंसनीय संगठन क्षमता ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। गांधी जी के प्रयासों से ही कांग्रेस की एक विशेष पहचान कायम हुई। कांग्रेस की लोकप्रियता एवं समर्थन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। गांधी जी के नेतृत्व में साम्राज्यवाद के विरुद्ध चलाए गए विभिन्न आंदोलनों से भारतीय राष्ट्रवाद सशक्त होता गया तथा अंग्रेज सरकार उसे रोकने में विफल रही। विस्फोटक परिस्थितियां तथा कानून व्यवस्था की स्थिति। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंसा के प्रवेश कर जाने के पश्चात भारत की राजनीतिक परिस्थितियां विस्फोटक हो गई थी। पहले क्रांतिकारी आतंकवाद तदुपरांत जनसामान्य ही हिंसात्मक प्रवृत्ति का राष्ट्रवाद में समावेश हो जाने से परिस्थितियां नाजुक बन गई तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई। समय समय पर होने वाली हिंसा तथा सांप्रदायिक दंगे इस बात का प्रमाण थे कि राष्ट्रीय आंदोलन में हिंसा के तत्व का समावेश हो चुका है। अंग्रेज अधिकारियों ने भी यह स्वीकार किया कि विभिन्न आंदोलनों की हिंसात्मक मनोवृत्ति के कारण शांति की स्थापना एक दुरूह कार्य हो गया है। अंततः अंग्रेजों ने निश्चय किया कि हाथ से निकलती इन परिस्थितियों के मद्देनजर भारत को स्वतंत्र कर देना ही उचित होगा। भारतीय नौसेना का विद्रोह। भारत में अंग्रेजी शासन का आधार सेना थी। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों की शक्ति से ही भारत को जीता था। विजयोपरांत भारत में शासन को बनाए रखने का आधार भी सेना ही थी, किंतु धीरे धीरे भारतीय सेना में उपनिवेशी शासन के विरुद्ध प्रतिशोध की ज्वाला सुलगने लगी। यद्यपि 1857 के विद्रोह से ही भारतीय सैनिकों की अंग्रेजों के प्रति घृणा जाहिर होने लगी थी, तथा अंग्रेजों ने इसके मूल कारणों पर ध्यान नहीं दिया तथा आगे भी प्रजातीय सर्वश्रेष्ठता एवं भेदभाव की नीति जारी रखी। फरवरी 1946 में भारतीय नौसेना के विद्रोह ने तो अंग्रेज शासकों की नींद हराम कर दी। यद्यपि इसका मूल कारण भी अंग्रेजों की दम्भपूर्ण श्रेष्ठता की नीति एवं प्रजातीय भेदभाव था, तथा अंग्रेजों ने इन कारणों को उपेक्षित कर दमन का सहारा लिया। नौसेना में विद्रोह से थल सेना तथा वायुसेना भी अछूती नहीं रही तथा उसने साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध असंतोष जाहिर किया। इन परिस्थितियों में अंग्रेजी शासन का आधार स्तंभ ही जब उसके विरुद्ध हो गया तो अंग्रेजों के सम्मुख भारत छोड़ने के अतिरिक्त कोई विकल्प न बचा। वामपंथ का उभरना। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ ही राष्ट्र सामाजिक अतिवादी आंदोलन भी धीरे धीरे गति पकड़ रहा था। इस वामपंथी समस्या के उत्थान ने अंग्रेजों के साथ संभवतः कांग्रेस को भी भयभीत कर दिया था तथा उन्हें लगने लगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व में कांग्रेस का स्थान अब वामपंथी ले लेगा। संभवतः यही कारण था कि कांग्रेस एवं अंग्रेज दोनों 1947 में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करने हेतु सहमत हो गए। द्विविकल्प सिद्धांत। भारतीय परिस्थितियों को अनियंत्रित होता देख अंग्रेज अधिकारी अब यह महसूस करने लगे कि या तो नौकरशाही में और अधिक अंग्रेजों को भर्ती कर उसका पूर्ण यूरोपीकरण कर दे तथा भारत को उपनिवेश बनाए रखे तथा यह भारत को स्वतंत्र कर दे। प्रथम विकल्प अत्यंत मुश्किल कार्य था, अतः अंग्रेजों ने दूसरे विकल्प को उचित मानकर भारत छोड़ देने का निर्णय किया। राष्ट्रमंडल का विकल्प। कुछ अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार स्वतंत्रता के उपरांत भारत को राष्ट्रमंडल में शामिल करने की सुनिश्चितता से अंग्रेजों ने महसूस किया कि उनके भारत छोड़ देने से उपरांत भी भारत में ब्रिटिश ताज का शासन अप्रत्यक्ष रूप से कायम रहेगा तथा भारत उसके अधीन बना रहेगा। इसके साथ ही सरकार उन रूढ़िवादी आलोचकों का मुंह बंद करने में भी सफल हो सकी जो भारत को स्वतंत्रता दिए जाने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसने तर्क दिया कि भारत स्वतंत्र होने के उपरांत भी ब्रिटिश झंडे के तले ही रहेगा तथा उसके हितों का पोषण करता रहेगा। इस प्रकार इन्हीं सब कारकों एवं शक्तियों ने ऐसा वातावरण निर्मित किया जिसके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश होना पड़ा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।